हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के बारे में, जिसको ओटेक भी बोलते हैं। बेसिकली इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, इसके मेरिट और डिमेरिट्स क्या है, हर एक चीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बेसिकली एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग जो सरफेस टेम्परेचर होता है, किसी भी ओशन का जो सरफेस टेम्परेचर होता है उसका, और जो डीप ओशन वाटर का टेम्परेचर होता है उसके टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एक तरह से हम लोग जो थर्मल ग्रेडियंट है उसका यूज करते हैं, उसको यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, आपको पता है कि जो ओशन है, ओशन सरफेस है, उस पे जो वाटर होता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन या सन का लाइट उसी पे ज्यादा पड़ता है। तो सन के लाइट पड़ने से उसका जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है। और जो ओशन है वो बहुत बड़ा एक तरह से थर्मल एस्टेब्लिश प्लांट है। और आपको पता है कि अगर रात में भी या विंटर्स की भी बात करें तो उसके टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, और उसका टेम्परेचर एक तरह से स्टेबल बना होता है, इसलिए एक स्टेबल सिस्टम भी है। अब हम बात करते हैं जो डीप वाटर है, ओशन का जो डीप वाटर है वहां पे जो टेम्परेचर होता है काफी नीचे, अगर 2000 फीट नीचे की बात करूं मैं, तो वहां पे लगभग जो टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब क्या है कि आपको पता है कि जब सनलाइट्स पड़ता है तो वहां तक सनलाइट नहीं जा पाता है और नीचे का वाटर सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। अब हमको देख रहे हैं यहाँ पे कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा है तो हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। हमें एक ऐसा लिक्विड चाहिए जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम लोग इवेपोरेट कम टेम्परेचर पे कर सके, अर्थात कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो। तो ऐसे लिक्विड हमारे पास बेसिकली हम लोग जो भी अमोनिया होता है, अमोनिया का यूज करते हैं। अमोनिया का आप बॉइलिंग पॉइंट पता है काफी कम होता है। अभी हम सीएफसी का भी यूज कर ले रहे हैं, जो सीएफसी कम मात्रे में एक तरह से ओजन को डिप्लीट करता है, ओजन लेयर को खराब करता है, उसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसका भी बॉइलिंग जो टेम्परेचर है वो काफी कम होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, एक पंप होता है, पंप के थ्रू हम लोग अमोनिया को इवेपोरेटर में भेजते हैं। जो इवेपोरेटर होता है वो वाटर सरफेस पे, जो सी का सरफेस है, ओशन का सरफेस है, वहां पे इवेपोरेटर लगा होता है। तो जैसे ही पंप के थ्रू हमने अमोनिया इवेपोरेटर में भेजा, इवेपोरेटर बेसिकली क्या करता है, जो सरफेस का जो हाई टेम्परेचर वाला वाटर है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर है तो उसका यूज करता है, और उसको उसके हेल्प से उस वाटर को इन करेगा इवेपोरेटर। और जो अमोनिया है तुरंत ही 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको टेम्परेचर मिला तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, और उस वेपर को हम लोग फर्दर टरबाइन के ब्लेड्स को रन कराने के लिए यूज कर लेते हैं। उसके बाद जो टरबाइन के ब्लेड्स पे हमको पता है कि जो हाई प्रेशर अमोनिया वेपर है वो लो प्रेशर अमोनिया वेपर में कन्वर्ट हो जाता है टरबाइन के ब्लेड्स पे टकराने के बाद, और वो पुनः उसको हम लोग उसके बाद टरबाइन से हम लोग बेसिकली उसको कंडेंसर में भेज देते हैं। कंडेंसर में का बेसिकली भेजने का मतलब ये है कि हम लोग जो अमोनिया वहां से मिलता है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट में हमको अमोनिया बार बार चाहिए होगा। तो हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, क्या करते हैं, उसको कंडेंसर में भेज देते हैं। कंडेंसर बेसिकली काफी नीचे लगा होता है। कंडेंसर बेसिकली क्या करता है, जो सी वाटर है जो 5 डिग्री सेल्सियस तक है, तो सी वाटर काफी 5 डिग्री सेल्सियस तक है तो वो एक तरह से रेडिएटर की तरह से काम करता है। ठंडा पानी लिया और जो भी जो गैसियस फॉर्म में है, जो एग्जॉस्ट एमोनिया है जो टरबाइन से निकली हुई है, उसको वो ठंडा कर देता है, और ठंडा करके पुनः लिक्विड स्टेट में, या ऐसे बोले कि उसके टेम्परेचर को काफी कम कर देता है, और फिर उसको हम पंप में भेज देते हैं। पंप फिर से उसको इवेपोरेटर में भेजता है, और इस प्रकार से साइकिल चलती रहती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलते रहता है। तो चलिए दोस्तों, एनर्जी फ्रॉम द सन हिट्स द सरफेस ऑफ द ओशन। इन ट्रॉपिकल रीजन सरफेस वाटर कैन बी मच वार्मर देन डीप वाटर, जैसा मैंने आपको बताया।
This temperature difference can be used to produce electricity and to desalinate ocean water. Ocean thermal energy conservation system use a temperature difference to power a turbine to produce electricity. Warm surface water is pumped through an evaporator. जो वार्म सरफेस वाटर होता है उसको इवेपोरेटर के थ्रू पंप किया जाता है, जिसमें एक वर्किंग फ्लूइड होता है, ठीक है। द वेपराइज्ड फ्लूइड ड्राइव्स ए टरबाइन जनरेटर। जो वर्किंग फ्लूइड अभी मैंने आपको बताया कि आप अमोनिया का यूज कर सकते हैं। The vaporized fluid is turned back to a liquid condenser cooled with cold ocean water pumped from a deeper in the ocean। जो नीचे 2000 फीट के नीचे तक का वाटर होता है उसको हम लोग कंडेंसर में भेजते हैं और उसी का यूज करते हैं, उसी का यूटिलाइजेशन जो कोल्ड ओशन वाटर है उसको वेपराइज्ड फ्लूइड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए कंडेंसर की हेल्प से करते हैं। OTEC system using sea water as the working fluid can use the condensed water to produce desalinated water। अब देखिए ओटेक का थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक फिगर के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए जो कोल्ड वाटर है लगभग 5 डिग्री सेल्सियस पे, जो ओशन डेप्थ लगभग 3000 फीट या 1000 मीटर की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे जो वाटर होता है काफी कोल्ड होता है, उसको हम लोग लेते हैं और बेसिकली उसको कंडेंसर में भेजा जाता है। तो कंडेंसर क्या करता है, जो टरबाइन से एक तरह से फ्लूइड आता है, वर्किंग फ्लूइड यानी अमोनिया, जो गैसियस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में होता है, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। और यहाँ पे देखिए वार्म वाटर इनटेक, यहाँ पे जो ऊपर वाला सरफेस है वो काफी 25 डिग्री सेल्सियस लगभग मौजूद होता है, तो उसका यूटिलाइजेशन करते हैं हम लोग इवेपोरेशन के लिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि जो शोर पे लगा होता है ओटेक एक तरह से प्लांट, तो वहां पे लगभग 100 मेगावाट ऑफ पावर एक जनरेट कर सकता है। सी वाटर के हेल्प से एक अगर प्लांट हम लगाएं तो 100 मेगावाट पावर आप समझ सकते हैं कि लगभग 1,20,000 घरों को वो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। तो कितना ज्यादा यूटिलाइजेशन है इसका आप इसी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। इट हैज वेरी हाई कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग बायो एनर्जी थ्रू प्लांटेशंस इज लेसर देन कॉस्ट ऑफ obtaining energy from fossil fuels. The OTEC process exploits the temperature difference between the warm surface and the cold bottom water to produce electricity. In India, the condition for operation of OTEC plant are favorable because of the temperature difference that remains constant throughout the year. Inexpensive transmission of electricity is possible provided the OTEC plant is less than 30 किलोमीटर from the seashore। बेसिकली देखिए इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमको पता है कि हमारा इंडिया 3 तरह से समुद्रों से घिरा हुआ है, 3 साइड से, तो हमारे पास चांसेस काफी अधिक है कि हम इलेक्ट्रिसिटी अधिक जनरेट कर सकते हैं और इसका कोई बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट नहीं है। अगर आप इन कंपैरिजन टू बात करें बायो एनर्जी की तो उससे तो कम ही फ्यूल लगता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा सस्ता भी है और अच्छा भी है क्योंकि हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद है। और देखिए इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन सिस्टम होगा अगर हमको जो समुद्री तटीय एरिया है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी लगभग 30 किलोमीटर तक अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है तो ये काफी सस्ता भी होगा। अब डिमेरिट की बात कर लेते हैं। देखिए अगर ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा दूर तक करना होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि कोस्टल एरिया में बेसिकली हमको पता है कि उतना ज्यादा सघन आबादी नहीं होती है। मुंबई में अगर हम बात करें इंडिया की तो वहां पे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर हम ऐसा प्लांट लगाएं तो हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा है OTEC plant have several limitation and techno-economic constraints here, hence their commercial prospects are quite uncertain। हाँ, OTEC टेक्नोलॉजी इज इन इन्फेंट स्टेज, अभी ये काफी नया है, बिल्कुल अभी इसकी शुरुआत हुई है, इतना ज्यादा वाइड रेंज में इसका यूज नहीं हुआ है, इतना ज्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है एक तरह से, तो ये अभी शुरुआती स्टेज में है, तो इसलिए इसके टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज्यादा काम नहीं हुआ है। ये थोड़ा कॉस्टली भी है और डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर अभी काफी काम नहीं हुआ है। एक तरह से समझिए कि कॉन्सेप्ट है जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, मतलब इतने वाइड रेंज में नहीं किया गया।
कोरोजन ऑफ मेटल पार्ट ड्यू टू सेलाइन वाटर। अब आपको पता है कि वहां पे जो भी आप इवेपोरेटर वगैरह लगाओगे, टरबाइन लगाओगे, बेसिकली सब एक तरह से वाटर के कांटेक्ट में रहेंगे या डीप वाटर भी ले रहे हो तो कोरोजन एक तरह से बड़ा फैक्टर बन सकता है। साल्ट गेट डिपॉजिट इन पाइप्स and equipments, therefore maintenance is difficult. Plant size is limited to 100 megawatt due to large size of component. Algae group in pipes and obstructs water flow. Plant is subjected to ocean steam and high waves. It is subjected to very high stresses. तो काफी हाई स्ट्रेसेस भी जनरेट हो जाती हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं और अच्छे वीडियोज आपको लेकर के आऊं और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं और आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।